Yes beta, write down. We will start today a new chapter. Name of the chapter is, लिख लो पहले चैप्टर का नाम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी कुछ इंट्रोडक्शन पहले समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको चैप्टर समझ आएगा। पहले नाम पे ध्यान दीजिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई कोई ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में उसी ऑब्जेक्ट का क्या लेना है आपने, क्या पढ़ना है, रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन इसका पार्ट बी है, ये बाद में आएगा। पहले हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करनी होगी। सबसे पहले मैं कहानी पे वापस आता हूं, न्यूटन की। देखो बेटा, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स आपको पढ़ाया, और वर्क पावर एनर्जी भी आपको पढ़ाया। 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। न्यूटन ने आपको जितनी भी कैलकुलेशंस न्यूटन ने की हैं इन सारे चैप्टर्स के दौरान, आप सुन रही हैं, ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशंस न्यूटन ने की हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं, हम काइनेमैटिक्स में आते हैं। न्यूटन ने कहा ऑब्जेक्ट जा रही है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन बना के दी न्यूटन ने आपको, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, V स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। कभी भी न्यूटन ने मोशन की जितनी भी बात की है, सारी बात में न्यूटन ने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं माना, उसने ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास माना है। क्या माना है? पॉइंट मास। हमेशा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास न्यूटन लेके चला है। न्यूटन ने कहा कि पॉइंट मास क्या होता है, न्यूटन ये मान के चलता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेन ले लो आप, कि ट्रेन मान लो इतनी बड़ी होती है ट्रेन, ठीक है, उसके मोशन को स्टडी करना है। हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कब मानते हैं? जब ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज्यादा हो। जैसे ट्रेन मान लो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और वो जम्मू से चलती है कहां तक, कन्याकुमारी तक, तो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हम ट्रेन को डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो ट्रेन को क्या मान लेते हैं हम? पॉइंट मास मान लेते हैं। ऐसे न्यूटन कहता, जितनी भी न्यूटन ने कैलकुलेशंस करी हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स को न्यूटन ने क्या माना है? पॉइंट मास माना है। अब न्यूटन कौन से, अभी तक जो आपने मोशन पढ़ा है वो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है, सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन भी आपने पॉइंट मास का पढ़ा है। मैं कहता होता था एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल में मूव कर रही है, वो ऑब्जेक्ट अगर आपने देखी होगी बहुत छोटी ऑब्जेक्ट बनाता होता था, मैं डायग्राम जब भी बनाता था। तो न्यूटन ने जितनी भी कैलकुलेशन हमारे साथ डिस्कस करी बच्चों, तो सारी कैलकुलेशन में न्यूटन ने क्या माना? ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास माना। अब जब ऑब्जेक्ट अपनी धुरी के आसपास घूमती है, जैसे ये पंखा, अगर आप इस पंखे को देखो तो पंखा इस एक्सल के आसपास घूम रहा है। अब इस तरह के मोशन को स्टडी करना है, जिसको क्या नाम दिया है हमने? रोटेशनल मोशन को अगर स्टडी करना चाहते हो तो न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट हमारे आगे रखा कि जब चीजें घूमती हैं अपनी धुरी के आसपास, तब हम मास की बजाय, मास लेते हैं जब पार्टिकल्स का, मास की बजाय हम एक सबसे पहले एक पॉइंट ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उस पॉइंट को स्टडी करते हैं। जो उस पॉइंट का मोशन होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर किया जाता है। ऑब्जेक्ट में जैसे हमारी पूरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी की बात करूं, हमारी बॉडी में हमारा जो नेवल पॉइंट है, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास पॉइंट। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास पॉइंट। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास पॉइंट? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, इट मे बी इनसाइड द बॉडी और इट मे बी आउटसाइड द बॉडी, दोनों तरफ हो सकता है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड,
जहां पे पूरी बॉडी के मास को हम रख के पूरी बॉडी को के मोशन को स्टडी कर सकते हैं बाय स्टडिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जैसे एक चक्का ले लो, सर्कल ले लो, सर्कल के बीच में अब मान लो कड़ा ले लो, एक कड़े के का सेंटर पे हम सेंटर ऑफ मास मानते हैं, पर कड़ा जो होता है उसका मास तो सारा बाहर होता है कंसंट्रेटेड, लेकिन उसके सेंटर को स्टडी करके हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम स्टडी करना चाहते हैं, तो न्यूटन कहता कि तुमने अगर सेंटर ऑफ मास पढ़ना है तो सबसे पहले सबसे छोटी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पढ़ो। क्या? सबसे छोटी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होती है पहले ये समझो। ऑब्जेक्ट क्या होती है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, n पार्टिकल है इस ऑब्जेक्ट में। अब सबसे छोटी ऑब्जेक्ट क्या होगी? जो कितने पार्टिकल से बनी हो? 2 पार्टिकल से बनी हो। देखो, एक पार्टिकल तो पार्टिकल ही कहोगे ना, जब 2 पार्टिकल इकट्ठे होंगे तब ऑब्जेक्ट बनना शुरू होगी। मानते हो बात? तो सबसे पहले न्यूटन ने आप लोगों को पढ़ाया कंसेप्ट ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, मतलब कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स? 2 पार्टिकल सिस्टम। न्यूटन ने पहले 2 पार्टिकल्स के साथ तुम्हें सेंटर ऑफ मास पढ़ाया, फिर न्यूटन कहता 2 समझ लिया, हमको आप कहोगे हाँ जी 2 का तो हम निकाल देते हैं सेंटर ऑफ मास। फिर अब न्यूटन कहता वैसे ही जैसे 2 का निकालना है, अब इस ऑब्जेक्ट को n पार्टिकल में कन्वर्ट कर दो, तो 2 से हम कितने पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे? n पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे, तो पूरी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता कर लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप स्टडी करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। क्या स्टडी करेंगे जी? यानी हमने इसके 2 पार्ट्स हैं दनिशा। पहले पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पहला कॉन्सेप्ट हमारा है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। क्या आप समझ आ गई आपको बात? सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। बोलो क्या मेरी 2 पार्टिकल से? 2 पार्टिकल से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि सबसे छोटी ऑब्जेक्ट क्या होती है जिसमें कितने पार्टिकल्स हों? 2 पार्टिकल हों। तो 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, वहां से हम n पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं? समझ आ रही है आपको मेरी बात? राइट डाउन फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखेंगे हम, फिर सेंटर ऑफ मास के बारे में आगे बात करेंगे। लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज or system of bodies as a point at which the entire mass of the body at which the entire mass of the body स्लैश, ऐसे स्लैश डाल के लिखना है, स्लैश बॉडी के बाद बॉडी स्लैश सिस्टम ऑफ बॉडीज कॉमा is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated full stop. If all the external forces acting, if all the external forces acting on the body
स्लैश सिस्टम ऑफ बॉडीज were to be applied at the center of mass comma the state of rest slash motion of the body, the state of rest slash motion of the body slash system of bodies shall remain unaffected. शैल रिमेन अनइफेक्टेड। ये सारी डेफिनेशन आपको ढंग से याद करनी है, ठीक है, एकदम अच्छे से। और ये मैं कल भी पूछ सकता हूं आपसे, कल एकदम पूरी लाइन बटा लाइन याद करनी है इसको, ठीक है। राइट डाउन कॉन्सेप्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। बच्चों ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। देख लो मैं कहां से शुरू करूंगा, कहां पहुंचूंगा और कैसे आपको सारी बातों को आपस में जोड़ूंगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। शुरू करने जा रहे हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मैं लिखता हूं, देखो बच्चों पहले इधर देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। ये हमारे पास कोई मास है बेटा m1 और इसके साथ एक और पार्टिकल है, उसका मास है m2। पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस r1। r1 को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अगर मैं कहूं r1 कितना है तो r1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, z1, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, इसको बंद कर लो, यू आर डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन। यस, तो ये r1 आ गया हमारे पास। अब ये मास m2 है, इसका यहां मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर r2। मान लो x2 के कोऑर्डिनेट मतलब m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2, y2, z2। तो ये जो r2 है इसके ये क्या बनेगा वेक्टर, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ठीक है बच्चों, ये हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं सिस्टम्स के। तो दोनों पार्टिकल्स ओरिजिन से कितनी दूरी पे पड़े हुए हैं, समझ आ गई सभी को। x1, x2, r1, r2 की वैल्यू समझ आ गई कहां पे है, क्या क्या चीजें हैं। और सुनो, यहां इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कुछ डिस्टेंस होगा। अब एक मास m1 है, एक मास m2 है, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो इन दोनों के कहीं बीच में कोई पोजीशन में होगा। वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यहां पे मैं r ले रहा हूं। यानी मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि इन दोनों के कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास होगा। मुझे नहीं पता कहां पे है सेंटर ऑफ मास, पर दोनों के बीच में कहीं है। ओरिजिन से लेके उस सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो मैंने कैपिटल R ले ली। बट इस कैपिटल R, अगर मैं कहूं कैपिटल R क्या है तो सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए। कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of two particles m1 and m2। ठीक है, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए r1 क्या है। जैसे अब
रविंदर R1 के कोऑर्डिनेट्स बेटा x1 y1 z1 से निकाला है हमने, R2 के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, उससे x2 y2 z2 से निकाल दिया। इसी तरह R के भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब पॉइंट C के, वो कोऑर्डिनेट मैं पहले ही ले रहा हूं, x, y, z पहले ले दिए मैंने, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो इसका मतलब जो कैपिटल R है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो होगा x इंटू आई, y इंटू जे, z इंटू के। क्या आपको ये बातें समझ आ गई बच्चों? R क्या होगा बोलो सब? एक्स आई वाई जे जेड के, और ये एक्स वाई जेड जो भी ये पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स भी आगे निकाल लेंगे, मतलब ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहानी कहां से शुरू होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ऐसे कहूंगा कंसीडर, आपने लिख लेनी है ये सारी बातें, वीडियो से देख के लिख लेना या अभी बुक में से जब आप दोबारा पढ़ोगे तब लिख लेना। तो ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2. द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 एंड m2 आर r1 एंड r2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O. कोई दिक्कत? ठीक है। द वैल्यू ऑफ r1 is x1 i cap, y1 j cap, z1 k cap according to the coordinates x1 y1 z1, and the position vector r2 के coordinates with respect to r2 the position vector is x2 i cap, y2 j cap and z2 k cap। ये सारी बातें आपने लिख देनी है। उसके बाद let us consider a point C which represents the center of mass of these two particle system. The position vector of C is capital R. Capital R is represented as x I cap, y j cap, z k cap. What is this capital R? बोल के बताओ। Yes, capital R is position of center of mass of two particle system. ये बातें हमने पहले ही लिख देनी है बच्चों। क्या आप सबको यहां तक समझ आ गया? उसके बाद अब हम कहानी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं उसके बाद लिखने जा रहा हूं, let F1 and F2, ध्यान से देखना, आप लिखो मत, पहले समझो। F1 छोटे ले रहा हूं, जो F1 and F2 are external forces on the system. सिस्टम मतलब F1 किस पे एक्सटर्नल फोर्स है? M1 पे। F2 किस पे एक्सटर्नल फोर्स है? M2 के ऊपर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द मासेस M1 एंड M2। और देखो F12 एंड F21 आर इंटरनल फोर्सेस ऑन द मासेस M1 एंड M2। ठीक है। अब रविंदर तू फिर सवाल पूछ बेटा कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये कौन कौन सी फोर्सेस हैं? देख, अब हम दोनों है, मान ला एक टू पार्टिकल है, एक मैं पार्टिकल हूं, हमारे बीच में एक फोर्स है। कौन सी है वो फोर्स? हमारे बीच में एक फोर्स लग रही है, बताओ भाई कौन सी फोर्स लग रही है हम दोनों के बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी अट्रैक्शन फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? 9th में आपने पढ़ा था, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. F is equal to capital G m1 m2 by r square. मैं वो नहीं बोल रहा है ऐसे कि हम दोनों में फोर्स जो ग्रेविटेशन है वो हमारी इंटरनल फोर्स है, मैं तुझे खींच रहा हूं, तू मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, ये जो बात की है ना मैंने F1 to F2 इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम और ऑन द मासेस M1 है, ये कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं मैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। पर मैं बोलूंगा नहीं अभी, मैं इसका क्या नाम दूंगा? इंटरनल फोर्सेस। क्या नाम दूंगा इसको? इंटरनल। याद रखना, ये मैंने जानबूझ के लिखा है यहां पे। अच्छा, अब दूसरी कौन सी फोर्सेस आ गई? एक्सटर्नल फोर्सेस। बेटा एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी हो सकती हैं। तेरे पे जो लग रही है, बाहर से किसी ने फोर्स लगाई, वो कितनी लग रही है? F1। मेरे पे कितनी लग रही है? F2। वो बाहर से लग रही है, बाहर से कोई सिस्टम लगा रहा है, कुछ भी कोई भी चीज लगा सकती है। ठीक है, एक कौन सी फोर्स होगी तेरे पे? इनका नाम सुन लो पहले, सॉरी मैंने नाम नहीं बताया आप लोगों को इनका। ये कौन है? F12। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
बोलो डनीशा, व्हाट इज F12? फोर्स ऑन वन ड्यू टू, अब मैं भी तो उसको खींच रहा हूं, तो वो कहेगा सर मेरे ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? फोर्स ऑन ड्यू टू वन। समझ आ गई? एक पक्की बात आपको बता देता हूं कि जो F12 है और जो F21 है, दे आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। रनिंदर, हेलो, इधर देखो बेटा, ठीक है, मैं एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, इसका मतलब ये है इस इक्वेशन का। समझ आ गई? यदि तो इंटरनल फोर्सेस की बात आप करेंगे ना, उसके नीचे साथ ही ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, वी नो, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके साथ ही वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है, जो कि नहीं पता है, अभी पता लगा है, पर अब हमें पता है कि इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट। ग्रेविटेशनल दिमाग में रखना, यहां ग्रेविटेशनल मत लिख देना। ठीक है, ओके। और ये कौन सी फोर्सेस हैं? F1 F2 एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा जी, 12 कोई लगा रहा है, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा मेरे ध्यान से मेरी बात और सुनो, कुछ चीजें जो हम धीरे धीरे साथ साथ लिखेंगे। अब हम मासेस की बात करते हैं। फॉर मास M1 की बात करते हैं पहले। व्हाट आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन M1? अब मैं क्या लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ, कौन सुनाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ? दिया, चल तू सुना दे। हाँ सुनाओ। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। क्या सुनाया दिया ने? दिया कह रही है सर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये बोला ना न्यूटन ने। अब हम क्या कहेंगे? अच्छा, अब मास M1 की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताओ M1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो M1 पे फोर्स लग रही है ये वाली, क्या नाम है इसका? छोटी F1। और एक कौन सी फोर्स लग रही है? F12। तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है M1 पे? F1 प्लस F12। हाँ जी, कोई दर्द हो रहा है आपको किसी तरह का? अच्छा जी, अगर फोर्स इतनी लग रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो मोमेंटम है वो P1 ले रहा हूं मैं, कोई दिक्कत? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या ले लिया मैंने? P1। अच्छा, तुम्हें कुछ और बातें भी बता दूं, इधर देखो, जो इसके अंदर ही हैं बातें सारी। जो मास M1 है उसके लिए बता रहा हूं, मास M2 के लिए अपने आप समझ लेना। चारों मास M1 का मोमेंटम जो है ना, वो मास इंटू वेलोसिटी होगा बच्चे। ठीक है, और मास M1 पे फोर्सेस भी लग रही हैं, एक्सेलरेट भी करेगा वो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। अच्छा, मास M1 के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला m, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूं? dx1 ओवर dt या dr1 ओवर dt। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो वेलोसिटी होती है। क्या ये तुम्हें समझ आ गई बात? ठीक है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत? अच्छा, फोर्स को कैसे लिखेंगे हम? फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन से लिखते हैं। फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? मास। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ जी, बताइए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? ये सारी बातें मैं बीच में यूज करूंगा, इसलिए ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई हमारे, किसकी बात हो गई? मास M1 की बात हो गई। अब मास M2 की बात करते हैं। फॉर मास M2 को चलो भाई हाँ जी, मास M सेम फॉर्मूला लगाओ, टोटल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ जी, तो टोटल फोर्स ऑन F2 कितनी लग रही है? सॉरी, M2 कितनी लग रही है? F2 प्लस F21। बहुत अच्छे, तो इससे क्या होगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। किसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा भाई? मास M2 का। हमने P2 लिख दिया। ठीक है,
अब क्या करना है, हमने टोटल मोमेंटम चेंज देखना है। क्या देखना है? टोटल। अब मैं कुछ होने वाला है, अगर आपने मुझे बता दिया कि सर देखो आपने ये बात ये किया है आपने यहां पे, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा आप लोगों से। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। चारों मैं इसको ऐड कर रहा हूं इक्वेशंस को, तो दोनों को ऐड करके, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया ऐड करके, F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F12 इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 1 है, गलती निकाला करो यार, ऐसे नहीं, इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ P1 प्लस डी बाय डी टी ऑफ P2। हाँ जी बच्चों, क्या ये तुम्हें इक्वेशन समझ आ गई सारे हैं? अब बड़ा कुछ होने वाला है, ध्यान देना एकदम। अब कहानी जो है वो तुम्हारे सामने से निकल के जाएगी और तुम कहोगे कि ये क्या हो गया। अब ये इक्वेशन में कुछ कट रहा है, बताओ क्या, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन कट रहा है इसमें? इस पूरी इक्वेशन में कुछ कट रहा है, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इक्वेशन देखिए आपने, यहां से अगर इसको मैं इधर उठा के ले आऊं तो F12 प्लस F21 दोनों का सम क्या हो जाएगा? तो ये देखो F12 ये पड़ा है, F21 ये पड़ा है, दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, तो ऐड होके आंसर क्या आ रहा है? 0। तो बची फोर्सेस कौन कौन सी हैं? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू डी बाय डी टी, कॉमन निकाल लिया मैंने, P1 प्लस P2। ले अभी मैं मान जाऊंगा अगर आप मुझे बता दो ये इक्वेशन क्या बोल रही है आपको। ये कुछ बोल रही है आपको इक्वेशन, और बड़ा साफ साफ बोल रही है। कौन बताएगा? बताएगा वही जो बड़ा डीपली पढ़ के आया पीछे, लॉज ऑफ मोशन। उसको ना बता, मुझे बता, यहां पैसे मिलेंगे तेरे को, इधर बता। हाँ बोल, क्या बोल रहा है बेटा? सही बोल रहा है तू। हाँ बहुत सही बात। इस लड़के ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये जो इक्वेशन है ना, यहां हमने दोनों चीजों को ऐड कर दिया, मतलब हम अब किस पे आ गए हैं? हम पूरे सिस्टम पे आ गए हैं। पहले इंडिविजुअली देख रहे थे, ऐड करके हमने यहां सिस्टम बनाने की कोशिश की है। पूरे सिस्टम को जब हमने देखा तो दो फोर्सेस है ही नहीं उसमें जो मोमेंटम चेंज कर रही हैं। कौन सी फोर्सेस कट रही हैं आपस में? इंटरनल। और तुमने ये पढ़ा था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि मोमेंटम चेंज सिर्फ कौन सी फोर्सेस के कारण होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के कारण सिस्टम मोमेंटम चेंज, देखो कट गया अपने आप, तुम्हारे सामने 0 हो गया। देख रहे हो आप? तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कौन सी फोर्सेस के कारण होता है? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होता है। इंटरनल फोर्सेस के कारण मोमेंटम चेंज नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पर चारू, अगर मैं अकेला मास देखता बेटा, ये मास देखता, जब आप अकेले मास को देखते हो तब ये फोर्स कंट्रीब्यूट कर रही है मोमेंटम चेंज में, लेकिन जब आप सिस्टम देखने लग जाते हो, पूरा सिस्टम, तब ये फोर्सेस कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो मोमेंटम चेंज कब करना है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम है। बॉल एंड वॉल प्रॉब्लम याद है? बॉल एंड वॉल प्रॉब्लम थी, मैंने करवाई थी आपको बॉल एंड वॉल प्रॉब्लम। बॉल बचती है वॉल से, टकरा के वापस जाती है। अगर बॉल का मोमेंटम देखा जाए तो चेंज होता है, लेकिन अगर सिस्टम का मोमेंटम देखा जाए तो चेंज नहीं होता, क्योंकि बॉल एंड वॉल फिर सिस्टम में एक हो जाती हैं। चलो यहां तक पहुंच गए। अब बहुत जबरदस्त बात होने वाली है, इंग्लिश पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। These are the total force on the system. This is the rate of change of momentum of the system. सिस्टम में कौन बैठा हुआ है? 2 मास, यानी कि दिया ये फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन 2 मासेस।
रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ दीज टू मासेस। हाँ के ना बताओ भाई, सही है कि गलत है? अच्छा आगे चलते हैं, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, आगे देखना मैं कैसे कर रहा हूं। F1 प्लस F2 टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज मोमेंटम, P की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी, चलो मैं लिख लेता हूं, प्लस मास इंटू वेलोसिटी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये M1 है, ये क्या है? M2 है। फिर देखो अब क्या किया, d बाई डी टी ऑफ M1 को ऐसे लिख लिया, V1 को लिख सकता हूं dr1 ओवर dt, बताया था अभी आप लोगों को, प्लस M2 V2 को लिख सकता हूं dr2 ओवर dt। हाँ जी बच्चों बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये डेरिवेटिव अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर इसके साथ फिर इसके साथ, तो इसमें मैं लिख रहा हूं M1 d2 ओवर dt स्क्वायर इंटू r1। देखो बेटा ये नई चीज आप लोगों के साथ है, ये डेरिवेटिव हो रखा है ना इसका, एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना है, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। सही है, यहां पे पहुंच गया आप, डबल डेरिवेटिव ऑफ r1, M1 बाहर है, प्लस फिर ये अंदर ले जाओ इसको M2 इंटू डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर, यहां डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं करना, डी टी स्क्वायर करना है, बिकॉज डी टी इज अ सिंगल एंटिटी, डी टी स्क्वायर का मतलब पूरे डी टी का स्क्वायर है, और ब्रैकेट भी नहीं डालनी, डी टी इज वन थिंग। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो ये डबल डेरिवेटिव R2 का, बच्चों बताओ यहां तक आप पहुंच गए हैं? बच्चों यहां तक पहुंच गए सब? ठीक है, यहां हम रुकेंगे, आप लोग जब तक नोट करिए ये सारा यहां से यहां तक, फिर मैं कहानी आगे लेके जाता हूं, जल्दी करिए। यस बच्चों, बच्चों तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कहानी को, ध्यान से सुनना है सभी ने। निंदर आप मेरे साथ रहिए। निंदर उन्होंने ना प्रैक्टिकल किया स्कूल से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी थी उन्होंने जी, इनका एरर पता कितना आया? 20%। आज लड़कियां करके गई हैं एरर 0.5% का एरर आया, और ये स्पेशल बंदा देखने आएगा ना कितना एरर है सर इनका, मैं 0.5। अब कल दोबारा परफॉर्म करना उसको, ठीक है? एरर शुड बी बिटवीन 1 to 5%। 20% एरर नहीं होता बेटा, 20% मिस्टेक होती है। एरर नहीं होता, वो मिस्टेक होती है, मिस्टेक कर दिया आपने, गलत करा मतलब परफॉर्म। ठीक है, इनका पेंडुलम ऐसे झूलता है, ऐसे झूल के तो कर रहे हैं, थोड़ा होता। ठीक है, पेंडुलम शुड बी स्मूथ, एकदम स्मूथ चलना चाहिए जब। चलो वापस आओ, तो हम क्या कर रहे थे बेटा? हम सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम में मैंने क्या किया? मैंने दो मासेस ले लिए, उनकी पोजीशन डिफाइन कर दी, कहां कहां वो पड़े हुए हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि सेंटर ऑफ मास उनके बीच में होगा कहीं, उसकी भी पोजीशन डिफाइन कर दी, आर होता है सेंटर ऑफ मास, आर के कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए आपको, एक्स वाई जेड होंगे। उसके बाद फिर मैंने कहानी शुरू की, मैंने कहा कुछ फोर्स, दो फोर्स ली एक्सटर्नल, दो फोर्स ली इंटरनल, सेकेंड लॉ लगा के कंजर्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ लगा के हमने मोमेंटम और फोर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको चला के मैंने ओवरऑल फोर्स ऑन द सिस्टम निकाला। मेरे फोर्स ऑन द सिस्टम निकालते निकालते मैं पहुंच गया एक ऐसी जगह जहां मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है टोटल फोर्स। ध्यान से सुनना, अब क्या होना जाएगा, बड़ी जबरदस्त चीज होने वाली है, एकदम से हो जाएगी। अब फिर मैं पूछूंगा ये क्या हो गया आपके साथ। तो टोटल फोर्स भावप्रीत इज इक्वल टू m1 डबल डेरिवेटिव ऑफ r1 प्लस m2 डबल डेरिवेटिव ऑफ r2 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इधर से मैं साफ कर दूं, लिखना तो नहीं है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब फिजिक्स आएगी 2 मिनट बस, आने वाली है, अब फिजिक्स निकलेगी बाहर। हमारे पास आ गया
F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो M1 है ये मैं अंदर लेके जा सकता हूं बेटा, क्योंकि M1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के अंदर भी लेके जा सकते हैं, डेरिवेटिव से बाहर भी ला सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं दिया इसके अंदर ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, d2 बाई डी टी स्क्वायर M1R1 प्लस M2 को भी मैं अंदर लेके जा सकता हूं, तो फिर d2 बाई डी टी स्क्वायर अंदर क्या आ गया, M2R2। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत, जा सकते हैं। अब डबल डेरिवेटिव देखो, ये डेरिवेटिव था ना बाहर, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ऐसे करके कर लिया था। यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों डेरिवेटिव में से एक कॉमन बाहर आ सकता है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, d2 बाई डी टी स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया M1R1 प्लस M2R2। चलो ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं F1 प्लस F2, मैं ना इस पूरे को जशन M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, और इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूं M1 प्लस M2 से। ये तो कट सकता है, आपस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट है, ये कट गया तो वही बन जाएगा जो पहले था। अब मैं यहां रुक जाता हूं, अब फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, सब बच्चे आंखें फाड़ फाड़ के देखें, ध्यान से देखें। इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमें कुछ बता रही है, क्या बता रही है देखिए। चारू मेरे पास एक मास है बेटा M, उस पे मैंने फोर्स लगाई F, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन द मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द मास। जशन ठीक है, फोर्स ऑन द मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द मास। अच्छा, कैन आई राइट इट एज मास, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं d, ओ भाई बातें मत करो बॉयज, d बाय डी टी एक्सेलरेशन, कैन आई राइट हेयर वेलोसिटी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन द मास इज इक्वल टू मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मास। बोल सकता हूं F इज इक्वल टू m d बाय डी टी। अच्छा, क्या मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द मास। यहां आ जाओ, क्या बोला था मैं, फोर्स ऑन द मास। अच्छा एक और स्टेप कर लें, F इज इक्वल टू m, दो बार डेरिवेटिव आ रहा है, क्या इसको लिख सकते हैं d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ r। लो भाई, ये इक्वेशनें क्या बोल रही हैं, फोर्स ऑन द मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द, मेरे साथ साथ बोलो सब, फोर्स ऑन द मास इज इक्वल टू मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of the mass, force on the mass is equal to mass into d by dt of d by dt of velocity की बजाय ये क्या है, position of the mass, इसको बोलेंगे force on the mass is equal to mass into double derivative of position of the mass। हाँ बोलो सही है, इधर आ जाओ, force on the system is equal to mass of the system into double derivative of, what is this, position of the system। system मतलब दो masses, दोनों की एक पोजीशन, दोनों masses की एक पोजीशन, मतलब कौन, सेंटर ऑफ R क्या था, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यही तो है सेंटर ऑफ मास। देखो टोटल फोर्स ऑन द मास is equal to total mass into double derivative of the position of this mass। बट इनकी पोजीशन अगर देखो तो अलग अलग है, तो इनकी एक पोजीशन कौन सी है, ये यही है वो R बेटा, हमने पहले बताया जिसको, यही है वो R, यानी R है ये, दिस इज R, ये मैंने समझाया है, जो ये आप अलग से लिख लेंगे, ये अभी नहीं लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए बताया था। यहां पे आपने लिखना है force on the system, external force या total force on the system is equal to total mass of the system into double derivative of the position of the mass।
पोजीशन ऑफ द मास ही सेंटर ऑफ मास है, इस चीज को हम R बोल देते हैं। R की वैल्यू आ गई m1 r1 m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। चारू ये बेटा पता है क्या है, ये क्या है R? R एक ऐसी पोजीशन है जिसपे अगर ये दोनों मास कंसंट्रेटेड होते तो बिल्कुल ये सिस्टम वैसे बिहेव करता जैसे ये मास बिहेव कर रहा है, जितना भी इसका मास है। प्लीज वेट। समझ आ गई सबको बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या ये बात आपको समझ आ गई है बच्चों? एक बार फिर से सुन लो, मैंने ये इक्वेशन क्यों बनाई, देख रहे हो आप कैसे बनाई? मैंने मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा था कि इधर आ जाए फोर्स, यहां पे बन जाए मास, और डेरिवेटिव किसका आ जाए? ये क्या चीज है? दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस मास m1 एंड m2। पोजीशन, दोनों की पोजीशन है ये, दोनों की पोजीशन मतलब एक ऐसा पॉइंट वेयर बोथ द मास आर सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। क्या ये बात समझ आ गई? R, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स R क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। R के यूनिट क्या होने चाहिए? R के यूनिट कह रहा हूं, यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड में क्या होने चाहिए? R है डिस्टेंस, R क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू रीजन, तो इसके यूनिट मीटर्स होंगे। ध्यान से देखो, किलोग्राम मीटर प्लस किलोग्राम मीटर, तो किलोग्राम मीटर आएगा ऊपर, नीचे किलोग्राम प्लस किलोग्राम, किलोग्राम कट के क्या रहेगा? सिर्फ मीटर। तो इट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कई बार हमारा दिमाग ये बोलता है कि मास है, मास नहीं है ये पोजीशन है किसकी? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके बारे में ज्ञान कल दूंगा और ज्यादा, बहुत डीप इसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या है, ये क्या बोल रहा है। अभी आपने यहां तक लिख लिया था, एक स्टेप, दो स्टेप, इसको बस R लिख लीजिए और R इज योर सेंटर ऑफ मास, इतना लिख लीजिए, बाकी कल करेंगे।